जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं। डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। अब दोस्तों, लेकिन खबरें दिखाने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। कल मेरे एक व्यूअर्स का कमेंट्स मुझे आया मेरे वीडियो पर कि सर, आप असम राइफल की ही खबरें क्यों दिखाते हैं। असम राइफल वाले आपके चैनल को बैन करवा सकते हैं। देखिए, पहली बात कि ऐसा नहीं है कि मेरे चैनल पर सिर्फ असम राइफल की ही बात होती है। मैं अग्निवीरों की भी बात करता हूं। मैं अगर फौजियों के साथ कोई हादसा हो गया है, मैं उस मुद्दे को भी उठाता हूं। मैं कैंटीन में जो कुछ हो रहा है उस मुद्दे पर भी बात करता हूं। मैं ईसीएचएस के मुद्दे पर भी बात करता हूं। लेकिन मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप कभी जाइए मेरी टाइमलाइन पे और देखिए कि मैंने हर मुद्दे पर बात की है। यस, असम राइफल की मैं बात करता हूं क्योंकि एक जुड़ाव असम राइफल के साथ है। क्योंकि आज मैं जहां पर भी हूं, इसके लिए मेरे असम राइफल के वेटरन्स की अहम भूमिका है। उन लोगों ने आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो थैंक यू। आगे भी मैं आपकी बात रखता रहूंगा। कुछ और लोगों के साथ मैं बातचीत करूंगा। आपके पास भी अगर किसी का नंबर हो तो प्लीज मुझे मेल कर सकते हैं rajesh kumar827@gmail.com पर। कुमार में RR जरूर लगाइएगा। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे। बात फिर से असम राइफल की ही करेंगे। किश्तवाड़ में जो ऑपरेशन हुआ दोस्तों, उस ऑपरेशन में असम राइफल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पिछले 1 साल से असम राइफल सैफुल्ला और उसके गिरोह के पीछे पड़ी हुई थी, दिन रात 24 घंटे। लेकिन मेरा सवाल यही था कि क्रेडिट नहीं मिलता है। इंडियन आर्मी के अंडर असम राइफल काम करती है, इस कारण असम राइफल का नाम जो है कहीं ना कहीं छिप जाता है। अगर सीआरपीएफ उस ऑपरेशन में होती है, जम्मू कश्मीर पुलिस ऑपरेशन में होती है, तो उनको उसका बकायदा क्रेडिट मिलता है। लेकिन असम राइफल का जिक्र बहुत कम होता है, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया में और जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं उसके अंदर। Proper planning, the vision which we had, and most importantly, relentless efforts of the months, an integrated approach of each and every force and each and every agency working over here. And most importantly, it is the perfect example of seamless coordination at all levels, from the troops working on ground, from all of us sitting over here, between the corps commanders, the ADGs, IGs, between the DGP and the army commander. And let me tell you that everybody contributed towards the success of this operation decisively. All the resources which were available to all of us, all were employed in a joint and integrated manner, from a dog to a drone. And what you see, the success you see today, is actually the reflection of the strength of our unity of efforts. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब बात मिजोरम की करेंगे। भारत मिजोरम सीमा पर असम राइफल ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जहां पर असम राइफल को 20 किलो जो मैथ टैबलेट्स हैं वो मिली हैं और उसकी कीमत 59 करोड़ है। एक भारतीय और 4 म्यांमार के जो नागरिक हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं, 15 से 17 साल के बीच में है। और बाइक के ऊपर किस प्रकार से ड्रग की सप्लाई की जा रही थी, ये आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। मेरा हमेशा ये कहना है दोस्तों कि ये जो असम राइफल की मुहिम है ना कि ड्रग फ्री नॉर्थ ईस्ट, ये ड्रग फ्री नॉर्थ ईस्ट नहीं है, ये ड्रग फ्री इंडिया है। और मैं चाहता हूं कि असम राइफल जिस प्रकार से ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तमाम स्टेट की पुलिस देखें और दूसरी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं सीएपीएफ में है, वो लोग भी देखें कि ये जो काम असम राइफल नॉर्थ ईस्ट में कर रही है, ये काम हमें पूरे देश के अंदर करना होगा। अगर इस देश के यूथ को बचाना है तो फिर ड्रग के खिलाफ एक अभियान चलाना ही होगा। लेकिन फिर यही मैं कहूंगा कि छोटी मछलियां पकड़ने से काम नहीं चलेगा।
मगरमच्छ, जो बड़ा मगरमच्छ है तालाब में, उस मगरमच्छ के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी। कौन बांधेगा ये देखना जरूरी है। अब खबर जो है उत्तर प्रदेश के उरई से है, जहां पर 3 से 4 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि एक भारतीय सेना के जवान के घर में 7 से 8 लोगों ने घुसकर चोरी की, और जो फौजी का बेटा था, उनकी वाइफ थी घर में, उनकी बेटी थी, बेटे की कनपट्टी पर तमंचा रखकर जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं और जो पूरा खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। फौजी की वाइफ का पड़ोस में रहने वाली एक महिला से झगड़ा हो जाता है, किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो जाती है, और पड़ोस में रहने वाली महिला जो है 7-8 लोगों को एक साथ लाकर फौजी के घर में चोरी करवा देती है। पूरी वारदात देखिए, चौंक जाएंगे आप, क्योंकि इस प्रकार का अमूनन होता नहीं है। 18 फरवरी की बात है ये, जब सुशील नगर में फौजी के घर में चोरी की वारदात हुई थी, और फौजी के घर में घटना को पड़ोस में रहने वाली महिला ने अंजाम दिलाया था। कुछ साल पहले फौजी की पत्नी का झगड़ा पड़ोसी महिला से हुआ था, और परिवार के रहन सहन से वह खुन्नस रखती थी। फिलहाल पुलिस ने पड़ोसी महिला समेत 6 बदमाशों को पकड़ लिया है। इनसे 66,000 रुपए, जेवरात, एक राउटर और डीवीआर, 2 संबल के साथ 4 तमंचा, 7 कारतूस बरामद किए गए हैं, जबकि अभी भी 2 आरोपी फरार हैं। सुशील नगर में फौजी सुरजीत सिंह के घर पर पत्नी पिंकी, बेटा साहिल और बेटी ज्योति रहते हैं। फौजी ड्यूटी पर हैं, पंजाब के बठिंडा में तैनात हैं। 18 फरवरी की रात को सीढ़ी लगाकर बदमाश उनके घर में घुसते हैं, बेटे को तमंचे की नोक पे लेते हैं और घर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन पुलिस जब पूरे मामले की जांच करती है तो फिर एक महिला मास्टरमाइंड निकलती है। तो क्या कहेंगे आप, बताइए। पड़ोसी, हमारे यहाँ पे कहते हैं कि रिश्तेदार बाद में मदद के लिए आएंगे, पड़ोसी पहले मदद के लिए आएंगे, लेकिन यहां तो पड़ोसी पहले चोरी करने में आ गए हैं। भगवान बचाए ऐसे पड़ोसियों से। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। जानकारी ये प्राप्त हुई, श्रीमती दुर्गा देवी जो मूल रूप से जालौन की रहने वाली हैं, 1 माह पूर्व तक उसी मोहल्ले में घटनास्थल से 1 मकान पहले किराए पर रहती थी। इसलिए जो घटनास्थल है उसके विषय में उनको पूरी जानकारी थी। दुर्गा देवी के यहाँ लोगों का आना जाना बहुत था, जिस पर वादिनी जो मुकदमा है उनके द्वारा आपत्ति की जाती थी। एक बार 112 की पुलिस भी बुलाई गई थी, आपस में इनका विवाद भी हुआ था। फिर ये दुर्गा देवी छोड़कर मोहल्ला चली गई थी। ये अपने परिचित खलक सिंह उर्फ खेमा के साथ इस घर में डकैती डालने का इन्होंने प्लान बनाया। इनको अंदाजा था इसमें बहुत पैसा मिलेगा। जब इसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई, मुखबिरों का जाल फैलाया गया, तो पता लगा कि आज प्रातः 1-1:30 बजे के आसपास ये सभी गैंग पुनः इकट्ठा होगी, माल का बंटवारा करेगी और साथ में अन्य घटना को अंजाम देने का भी ये इनकी योजना बनेगी। टीमों ने घेर कर जब पकड़ा, कुल 6 लोग वहां गिरफ्तार हुए। उनके पास से लूटे गए समस्त माल, 4 तमंचे, 2 सब्बल, जो घर से डीवीआर और राउटर ले गए थे वो बरामद हुआ है। ये सभी अभियुक्त, जो मेन इनका सरगना है वो खलक सिंह उर्फ खेमा, इसका भाई कल्लू, इनके ऊपर लगभग 1 दर्जन से अधिक डकैती, चोरी, लूट, हत्या के मुकदमे हैं। वीर सिंह, इसके ऊपर भी आपराधिक अभियोग दर्ज हैं।
एक सुरेंद्र जो सातिर अपराधी है उसके ऊपर 6 मुकदमे दर्ज हैं। इन सभी को गिरफ्तार करके बाकायदा इन पर कार्रवाई की जा रही है और जो अभियुक्त खलक सिंह उर्फ खेमा है और कल्लू सिंह है, दोनों सगे भाई हैं। ये हत्या के प्रयास के मुकदमे में जनपद हमीरपुर के सजा याफ्ता है और इससे माननीय न्यायालय से ये जमानत पर है। इनकी जमानत इनका कैंसिल कराने की भी संबंधित जनपद से संपर्क करके कार्रवाई कराई जा रही है। बचे हुए जो अभियुक्त हैं उनके लिए भी टीमें बनाई गई हैं। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी संपन्न कराई जाए। मैम जय हिंद। मल्लिका पांडे मैम जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू मैम। नमस्कार राजेश जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने मुझे यूट्यूब अपने चैनल में इनवाइट किया। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच बहुत ज्यादा टेंशन लगी हुई है। 2 वॉरशिप जो है डोनाल्ड ट्रंप ने भेज दिए हैं और 2 बार की वार्ता कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुई है। एक दौर की वार्ता फिर से मस्कट में होने वाली है, उस पर नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के तेवर हैं या खामनेई या पेजिशकियान के तेवर हैं, क्या लगता है आपको कि वाकई में एक जंग की तरफ ईरान और अमेरिका जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं या बातचीत की गुंजाइश है? ईरान अपने कदमों को पीछे खींच सकता है, खासकर परमाणु डील को लेकर या फिर हिजबुल्लाह हुती हमास को लेकर? देखिए राजेश जी, 2003 के बाद जो डिप्लॉयमेंट अमेरिका ने किया है इस बार अगर हम देखें तो 2003 के बाद जो नेवल डिप्लॉयमेंट अमेरिका ने किया है वो सबसे बड़ा है आज तक, अभी तक का। तो हम देखते हैं 2003 में जब ये इराक वॉर हुई थी तब सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट था और अभी सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट है। इसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है उसमें हम देख रहे हैं कि जो यूएसएस जिराल्ड है वो जी अपने स्टेट ऑफ हॉर्मूज के पास आने की कोशिश कर रहा है। अभी सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि वो यूरोप के आसपास पहुंचा है। काफी स्पाई जेट्स अमेरिका के ईरान के चक्कर लगा रहे हैं। काफी फाइटर जेट्स वहां डिप्लॉयड हैं। एयर बेसिस काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। तो आप देखिए कि काफी ज्यादा यूएस ने इस बार डिप्लॉय कर दिए हैं। और जहां तक वॉर का सवाल है तो कमिंग डेज में यूएस ने बोला है कि 26 अभी फरवरी को यूएस और ईरान के फिर से टॉक शुरू हैं जिनीवा में, ओमान में कंसेक्यूटिवली, जिसमें यूएस के हम देखते जी हैं तो स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रम्प के जो दामाद है जैरेड कुशनर, दोनों उस ऑनवॉय के डेलीगेशन के पार्ट हैं जो ईरान से बातचीत कर रहे हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर स्पोक्स पर्सन उनके डेलीगेशन से आ रहे हैं। तो एक्टिवली बातचीत चल रही है। बट जो कॉमन मुद्दा अगर हम देखें राजेश जी तो इसमें क्या है, यूएस ईरान को बार बार बोल रहा है कि आप जीरो न्यूक्लियर एंड आपका यूरेनियम एनरिचमेंट होगा, आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। वेरएस तेहरान अपनी बात में अडिग है, अड़ा हुआ है। वो बोल रहा है कि नहीं, हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हम पे सैंक्शंस मत लगाइए। जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो हम आपकी मानने के लिए तैयार हैं कि हम एनरिचमेंट इतने से इतना परसेंट कम करेंगे। बट वो बहुत अपनी बातों में भी अडिग हैं कि हम एक सॉवरेन नेशन है, हमारी मर्जी से हम करेंगे, हम आपके कहने से कुछ नहीं करेंगे। तो ये काफी नेगोशिएशन इसमें चल रहा है। यूएस बार बार बोल रहा है कि हम वार्तालाप के लिए तैयार है, बट फिर थ्रेटन भी कर रहा है यूएसएस जिराल्ड जैसे अपने वॉरशिप्स को भेजकर। तो ये जी काफी एक हम देख रहे हैं कि काफी बिल्डअप अलग अलग उसमें हो रहा है। तो देखते हैं ये चीज कहाँ पर जाती है। जी राजेश जी। जी 1-2 पॉइंट मेरे और हैं कि जिस प्रकार से ट्रंप लगातार उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो रही है, क्या ट्रंप को भी एक ऐसी जंग की जरूरत है जहां से वो फिर से एक लीडर के तौर पर उभर कर सामने आए? और दूसरा, खामनेई में भी हमने देखा कि ईरान के अंदर खामनेई भी अपनी पकड़ को खो चुके हैं। तो खामनेई को भी एक जरूरत है कि एक ऐसी जंग हो जिससे ईरान एकजुट हो सके। दोनों लीडर्स को जंग चाहिए इस वक्त अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए। बिल्कुल राजेश, ये बहुत अच्छा एनालिसिस है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए थे इलीगली, तो उन्हीं के सुप्रीम कोर्ट ने उनके ही टैरिफ्स को, इमरजेंसी टैरिफ्स को, जो उन्होंने ग्लोबल किसी पर 10% लगाया, किसी पर 50% लगाया, जिसमें इंडिया भी था, ब्राजील भी था और काफी अन्य देश भी थे, जिसमें उन्होंने अलग अलग जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से अपने टैरिफ्स लगाए हैं। तो उसको कल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि ये सब इलीगल हैं। तो आप देखिए कि ट्रम्प अपनी ही जगह के सुप्रीम कोर्ट में, अपनी ही कंट्री के सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हैं कि ये एंटी सिटीजन है।
जी। अपने कंट्री के सबसे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी को ट्रम्प बोल रहे हैं कि ये सिटीजन्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। तो ये सब चीजें ब्लेम गेम ट्रम्प खेल रहे हैं, और ट्रम्प की पॉपुलैरिटी, क्योंकि आप देखिए हजारों कंपनियों ने पिछले साल ट्रम्प के ये टैरिफ पर काफी सारे अमेरिकन कंपनीज ने हजारों की तादाद पे केसेस किए थे, और अब वो जी। केस जीत भी गए हैं। तो काफी एंटी ट्रम्प सेंटिमेंट हम देखने, आप मिनियापोलिस में देखिए कुछ समय पहले कितने ज्यादा वहां क्या कहते हैं, उन्हीं के खिलाफ, ट्रम्प के खिलाफ राइट्स हुए, उनके खुद के पार्टी के लोग इनफैक्ट अगर हम देखें तो कंजर्वेटिव भी जितने हैं वो भी ट्रम्प के खिलाफ अब एक्टिवली बात करने लग गए हैं। तो उनकी ओके। पार्टी में भी, पेंटागन में भी हाईएस्ट ऑफिशियल्स आप देखिए तो काफी ज्यादा एंटी ट्रम्प सेंटिमेंट आ चुका है इसमें। मिड टर्म इलेक्शंस के अगर हम देखें तो उनके जितने भी मतलब वोटिंग आप पैटर्न देखें तो ट्रम्प को बहुत ज्यादा लोग अब चाहते नहीं है, तो काफी उनकी लो रैंकिंग अभी चल रही है, पॉपुलैरिटी में वो काफी लो चले गए। तो उनको अमेरिका का फिर से कि मैं इंटरनली जो उन्होंने सोचना चाहिए, मैनेजमेंट अपना इंटरनली करना चाहिए, अभी वो दिखाना चाह रहे हैं ताकि अपनी पॉपुलैरिटी बनाए रखें कि मैं बाहर को कंट्रोल करूं, देखो मैं अमेरिका को जी। ग्रेट करना हूं। अमेरिका कितना ग्रेट है कि दूसरों को कंट्रोल कर रहा है। और वहीं हम देख रहे हैं खामेनी के अगेंस्ट भी अभी फिर से कल परसों में ही आप देखें कि ईरानियन यूनिवर्सिटी में, ईरान की यूनिवर्सिटी में काफी तादाद पर लोग इकट्ठा हुए हैं रिजीम चेंज के लिए, काफी प्रोटेस्ट हुए हैं, और उन पर इन प्रोटेस्टर्स पर खामनी की जो आईआरजीसी है इस पे अटैक्स भी हुए हैं, फिर से उन्होंने अटैक किया है इन प्रोटेस्टर्स पर। तो ये सब चीजें खामेनी की भी मतलब जो पॉपुलैरिटी है वो दिन प्रतिदिन घट रही है। देखिए आप उनका जो रुपी, उनका जो ईरानियन करेंसी है करेंसी। वो काफी गिरा जी। है, काफी इकोनॉमी में उनके फर्क आया है, काफी महंगाई बढ़ी है। तो ये सब चीजें खामेनी को भी लो कर रही है पॉपुलैरिटी में। तो उनको भी कहीं ना कहीं ये वॉर चाहिए ताकि वो पॉपुलैरिटी अपनी फिर से बना सके कि देखो मैंने आप लोगों को अटैक से डिफेंड किया है। डिफेंड तो करें। ये बस एक आखिरी सवाल है। जी। जी इस मुद्दे से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल, रूस और चाइना की हम क्या भूमिका देखेंगे? अगर ये टकराव होता है तो क्या खुलकर ईरान की मदद चाइना या रूस कर सकते हैं, या पिछले दरवाजे से मदद होगी लेकिन खुलकर सामने नहीं आएंगे दोनों देश? क्या देख रहे हैं आप? देखिए राजेश जी, कंडेम बिल्कुल किया है रशिया ने भी, चाइना में भी, इनफैक्ट इंडिया ने भी कंडेम किया है ईरान पर अटैक्स। और इसमें जितना भी अगर हम देखें तो रशिया और चाइना कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, ना वो वेनेजुला में डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए, ना वो यहाँ इन्वॉल्व होंगे, बट बैकडोर एंट्री जरूर होगी। देखिए अगर ओके। ईरान के जो एडवाइजर हैं, जो उनके सिक्योरिटी, जिनको खामनी के जस्ट नीचे माना जाता है, वो ही इनफैक्ट वो प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावरफुल हैं, तो उनके काफी ज्यादा उनके मुलाकात हुई है। जैसे ओमान से उन्होंने मुलाकात की है, रशिया से उन्होंने मुलाकात की है, चाइना में इतने 25 साल का उन्होंने सिक्योरिटी प्लान चाइना के साथ डिस्कस किया है, तो उनके ऑलरेडी ये सब इश्यूज चल रहे हैं। तो ये एक्टिवली शायद मुंह के सामने ना आए रशिया और चाइना, बट बैकडोर से डेफिनेटली ये ईरान को हेल्प करेंगे। हेल्प करेंगे। बस एक सवाल और है जिस पे बातचीत बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का दिन बड़ा अहम, 9 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर नेतन्याहू के साथ मुलाकात होगी, और ये दौरा उस वक्त हो रहा है जिस वक्त इजराइल और ईरान के बीच टेंशन है, और गजा में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में जो है पाकिस्तान भी शामिल है, तो उम्मीद की जा रही है कि गजा में पाकिस्तान की फौज जो है जा सकती है। कैसे हम भारत की इस यात्रा को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को देख रहे हैं, और कौन सी वो डील हो सकती है दोनों देशों के बीच जिसमें नजरें टिकी हुई हैं? देखिए राजेश जी, अगर हम करंटली देखें तो एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि इसराइल की जो आर्मी थी उन्होंने लेबनान में जो हिजबुल्लाह है, जिसको प्रॉक्सी माना जाता है ईरान का, उसके टारगेट्स पर काफी हिट किया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा प्रधानमंत्री मोदी जी का विजिट इसराइल में। 9 साल, जैसे आपने बोला 9 साल के बाद ये आ रहा है, तो इसराइल हमेशा से आप देखिए तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और नेतन्याहू हैं, उनका हमेशा से रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा बिल्कुल। है। इवन दो इंडिया ने कंडेम किया है कोई भी वॉर ह्यूमन राइट्स का, बट देखिए ओपनली कभी उन्होंने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कभी बात नहीं की है। ये नया इंडिया है राजेश जी, और हमें इसकी हमारे प्रधानमंत्री जी
मोदी जी के लीडरशिप में अगर आप देखें तो इंडिया हर किसी के साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करता आया है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इज़राइल हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो। हमेशा इंडिया अच्छे एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है इन सभी देशों के साथ इर्रिस्पेक्टिव, और कंडेम भी करता है। अगर आप देखिए तो अगर जी। कहीं भी ग्रेव, चाहे जब ये गाज़ा ने अटैक किया था इज़राइल पर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मासूमों की डेथ भी हुई थी, इज़रायली सिविल सिटीज़न्स की काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई, तो इंडिया ने ओपनली कंडेम किया था। या चाहे जब इज़राइल ने पैलेस्टाइन अटैक्स किए थे तो इंडिया ने वो भी कंडेम किया। तो इंडिया का जो सपोर्ट है वो बहुत क्लियर है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ ट्रेड के लिए ओपन हैं, बट कोई भी जब भी अनएथिकल चीज़ हो रही है या कोई भी वॉर हो रही है जिसमें सिविलियन टारगेट्स बनाए जा रहे हैं, हम वो चीज़ कभी भी किसी की भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो भारत ने हमेशा ये रिएटरेट किया है। और जहाँ तक ये नए विज़िट का है तो इसमें एनर्जी डील्स हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज हो सकते हैं डिफेंस के उसमें, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चल रही है, प्रेस रिलीज़ेज़ के माध्यम से पता चल रही है कि काफ़ी सारी नए डेवलपमेंट्स इसमें होने वाले हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। जी चलिए इंतजार रहेगा कि क्या कुछ दोनों देशों के बीच समझौते होते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग है क्योंकि भारत को हमेशा इजराइल पे भरोसा रहा है और इजराइल को हमेशा भारत पे भरोसा रहा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मनिका पांडे मैम, आपने समय दिया। थैंक यू इसके लिए। जय हिंद। थैंक यू मैम। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी, ऑलवेज प्लेजर टू कम टू योर प्रोग्राम्स। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी इजराइल जा रहे हैं, जा कह रहे हैं, पहुंच चुके हैं इजराइल। कैसे हम उनके इस दौरे को देखें? 9 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल का दौरा, उस वक्त जिस वक्त ईरान और इजराइल के बीच टेंशन काफी ज्यादा है। क्या मायने इस दौरे के और कौन सी वो अहम डील हैं जिस पर हमें नजर बना के रखनी होगी अगले 48 घंटों में? धन्यवाद राजेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लेके आए अपने प्रोग्राम में। और आपको पता होगा कि I2U2 के भी मेंबर्स हैं दोनों, जी। आपके इजराइल, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और UAE, और काफ़ी क्लोज रिलेशंस हैं हमारे इजराइल के साथ। आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा जिस तरीके से हमने इसको इजराइल के ड्रोन्स और मिसाइल्स को इस्तेमाल किया था, हेरोप और हेरॉन और जी। मिसाइल जो इस्तेमाल हुई थी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिलेशनशिप सामने आके आ रहा है। तो क्या हम देख रहे हैं इस विजिट में और क्या ये बाकी विजिट से अलग है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना, बिकॉज पहले तो जो हमारी डिफेंस कोऑपरेशन, हम उसको एक्सपैंड करने के लिए एक इसका वेंचर है। और ख़ास तौर पे एयर डिफेंस में, जैसे कि आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को 15 अगस्त में एक अनाउंसमेंट करते सुना था कि 2030 तक एक सुदर्शन चक्र सुरक्षा कवच भारत इसको लेके आएगा। प्रोजेक्ट कुशा जो है भारत का एक आपका एयर डिफेंस का आपका प्रोजेक्ट है, जिसमें 3 टाइप की आपकी इंटरसेप्टर्स हैं, M1, M2, M3। और आपका M1 जो आपका इंटरसेप्टर है, वो 70 से 100 किलोमीटर की दूरी पे ये इसको इंटरसेप्ट करता है। वो 2026 में तैयार हो जाएगा, इसी साल तैयार हो जाएगा। और बाकी जो एक्सटेंडेड रेंजेस हैं वो आने वाले वक्त में। तो हम एक जॉइंट डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं इजराइल के साथ, एडवांस सिस्टम्स की। और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, MOU साइन होने वाला है इसके ऊपर। और खास तौर पे 2 इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको नोट करनी पड़ेगी, आपके व्यूअर्स को भी समझना पड़ेगा। पहली चीज है कि ईरान इसको इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है, वो एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है। आप जानते हैं कि 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक वो इसको मिसाइल्स को गिरा सकता है। और जो उसकी सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो 1% से भी कम है। तो वो बहुत ही एक्यूरेट है, आपका प्रिसिशन गाइडेड है।
और उसका एक उसका रडार होता है इनबिल्ट, उससे वो अपना सेंस कर देता है और फिर उसके बाद ये जो इंटरसेप्टर को कौन सी ट्रेजेक्टरी पे भेजना है वो डिसाइड करता है। पूरा ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये बना हुआ है और डिटेक्शन इसकी बहुत मुश्किल है बिकॉज ये अपना रडार सिग्नेचर्स नहीं छोड़ता है कि दुश्मन को पता नहीं चलता कहाँ से आपका इंटरसेप्टर आ गया और ये आपका फायर हुआ। तो हम एक आयरन डोम की बात करेंगे। एक हेक्सागन ऑफ अलायंसेस की बात हो रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये खास तौर पे आपको समझना पड़ेगा। ये एक्चुअली बेसिकली ये अलायंस नहीं है, ये हेक्सागन की बात हो रही है कि आप इसको जानते हैं कि हेक्सागन ज्योमेट्री में हमने एक्चुअली पढ़ा था जो उसके 8 साइड्स होते हैं शायद, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, आई मे बी रॉन्ग। तो इसको हेक्सागन में हम कहाँ इसको 8 फीचर्स हम देख रहे हैं। इसमें काउंटर टेररिज्म की बात हो रही है और इसमें आप इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हो रही है और जो पूरा मोसाड के पास जिस टाइप की इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़रूरी है कि भारत को मिले और इसीलिए ये जो आपका हेक्सागन अलायंस की बात हो रही है जिसमें भारत के अलावा और भी देश शामिल होंगे इसको इजराइल के साथ। और जैसा कि आपने एक्चुअली सुना होगा 5I जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, इस टाइप के, फ्रांस वगैरह। तो अब ये उससे भी एक स्टेप आगे का अलायंस है। तो इससे हम जो भी इंटेलिजेंस हमको मिलेगी और जिस तरीके से हमको अपने दुश्मन को कंट्रोल करना है हम इसको कर पाएंगे। द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एक लैंडमार्क है इसमें वो है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो अभी जो इन्वेस्टमेंट फ्लोज हैं अभी हम इसको देखेंगे कि ये जो लिंकेजेस हैं, अब आप जानते हैं कि 2024-25 में $6.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ था दोनों के बीच में। तो ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। 1992 से अगर हम इसकी जर्नी देखें, 1992 में 200 मिलियन ही हुआ था खाली, फ्रॉम 200 मिलियन टू ऑलमोस्ट 7 बिलियन। तो आप जान सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके प्रेशर स्टोन्स आ जाते हैं, ज्वेलरी आती है, मशीनरी आते हैं, केमिकल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आते हैं, ऑटोमेटिक पार्ट और एग्रीकल्चर के ऊपर। अब जो आपको टेक्नोलॉजी आपको इजराइल इसको एग्रीकल्चर के लिए देता है हम उसको ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। और डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी जो एयर और इसको मिसाइल का जो डिफेंस है और तकरीबन अभी जो इसकी इंडस्ट्री या टाइप्स है दे आर गोइंग अप टू $10 बिलियन। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इसमें एक आपका इजाफा हो रहा है। ड्रोन्स और लॉयटरिंग एमुनिशन की बात हो रही है, रैम्पेज जो मिसाइल्स की डील होने वाली है और आपका जो हार्पी और हेरोप ड्रोन्स हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है, हम इसमें और मात्रा में इजराइल से लेंगे। और लास्ट पॉइंट है जॉइंट वेंचर्स। अब जो भी आप देखेंगे अभी इजराइल की राफेल इंडस्ट्री है, एल्बिट सिस्टम्स है जो आपके सेंसर्स और ISR की आपकी इसको बनाते हैं। तो इसमें ये भारत आएंगे बिकॉज अभी जो है ना इजराइल भी बहुत वल्नरेबल। आप देखिए अगर इसको ईरान हमला करता है, कुछ मिसाइल्स इनकी इंडस्ट्रीज को स्ट्राइक करती हैं तो इनकी एक वल्नरेबिलिटी है। तो ये भी चाहेंगे कि शिफ्ट करके इसको भारत में इंडस्ट्री लगाए। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि बराक 8 जो एक एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको इजराइल का भारत में बनता है जॉइंट वेंचर से। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और जो हमारे टाटा एडवांस सिस्टम्स है, अदानी डिफेंस है, ये दोनों आज इसको इजराइल को सप्लाई करते हैं सब कुछ। तो इस टाइप का इस टाइप की जो कोलैबोरेशन है इसको मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके सर, चलिए देखना होगा, इंटरेस्टिंग है क्या क्या कुछ डील होती हैं। लेकिन ये यात्रा
अहम है, क्योंकि इस वक्त लगता है कि इजराइल को अलग थलग करने की पूरी कोशिश है। यूरोप के देश भी इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन भारत हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहा है और इजराइल भारत के साथ। Yes. शुक्रिया, Yeah. बहुत बहुत Okay. शुक्रिया मेजर जनरल जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर धन्यवाद जनरल राजेंद्र जी। थैंक यू, जय हिंद जय सर, टेक केयर।